हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अपन ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसको कंप्लीट भी हो गया था। बस उसमें एक लास्ट टॉपिक थी जिसमें फ्लावर की स्ट्रक्चर करानी थी। तो इसको मैं इधर करा रही हूँ क्योंकि अब अपन वहाँ पे सारी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली बात थी। अब यहाँ पे जो आपका सेकंड चैप्टर है, वो जो सेकंड चैप्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और इसमें सारा जो सेक्सुअल एंजियोस्पर्म का है वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। तो सबसे पहले अपन जो है वो देखेंगे फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। और अगर स्ट्रक्चर फ्लावर है तो अगर आ जाता है कि व्हाट इज़ फ्लावर, तो मतलब कभी कभी डेफिनेशन भी आ जाती है कि फ्लावर या पुष्प किसे कहते हैं। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। ठीक है, रूट और शूट आप जानते हो। तो ये एक तरह का क्या है, मॉडिफाइड या रूपांतरित प्ररोह है। यानी कि जिस तने पे या जिस स्टेम पे पहले जो लीव्स निकल रही थी, ब्रांचेस निकल रही थी, उसकी जगह जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने के बाद में वहाँ पे फ्लावर निकल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक रूपांतरित प्ररोह है या मॉडिफाइड, आप इसको क्या कहोगे, शूट कहोगे। ठीक है, अब आप सबने फ्लावर्स देखे हुए हैं। सबसे पहली बात तो किसी भी प्लांट का आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर होता है ये, यानी कि पुष्प के आधार पर आप पौधे को पहचानते हो। जैसे मान लीजिए, पहले भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको किसी प्लांट की रूट मिल जाए या स्टेम मिल जाए, लीफ भी आप पहचान लेते हो, लेकिन अगर ये दो चीज़ मिल जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या है, किस पौधे की, तो आप नहीं बता पाओगे। वहीं पे लीफ और लीफ के बाद में अगर आपको फ्लावर पूछा जाता है तो आप तुरंत बता देते हो ये गुलाब का है या ये सनफ्लावर है या इस तरीके से। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है, फीचर है, यानी कि इसकी सहायता से जो है हम पौधे को पहचान सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक कंप्लीट फ्लावर में 11th में आप टैक्सोनॉमी पढ़ चुके हो, तो आपने फैमिलीज पढ़ ली हैं। तो एक जो कंप्लीट फ्लावर है, उस कंप्लीट फ्लावर में आपको 4 वर्ल्ड या 4 साइकिल्स मिलेंगे जिन्हें अपन चक्र बोलते हैं। और ये चक्र होंगे जिनको कि सबसे पहले अपन यहाँ पे जैसे 2 में डिवाइड किया हुआ है। तो एक तो कहलाता है सहायक या एसेसरी वर्ल्ड और दूसरा कहलाता है रिप्रोडक्टिव या जनन चक्र। यानी कि 4 चक्र होने जरूरी हैं, तभी फ्लावर क्या होगा, कंप्लीट होगा। और इसमें अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आए तो सबसे बाहर आपको मिलेगा कैलेक्स। कैलेक्स या जिसे हम बोलते हैं बाह्य दल पुंज। अब ये एक साइकिल या वर्ल्ड का नाम है। और अगर आप इंडिविजुअल बात करते हो तो बाह्य दल, ठीक है, और पुंज मतलब पूरा समूह। उसी तरीके से अगर इंग्लिश में बात करते हो तो कैलेक्स। और अगर आप सिंगल एक बाह्य दल की बात कर रहे हो, एक ही यूनिट की बात कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं सेपल। तो थोड़ा इंग्लिश में अलग है, हिंदी में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में दूसरा आता है दल, दल पुंज, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। तो ये तो साइकिल या वर्ल्ड का नाम है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल बात करते हैं तो इंडिविजुअल में हम इसको दल और इंग्लिश में बोलेंगे पेटल। तो इस तरीके से हम हमारे में 2 सहायक चक्र हो गए। बाहर की तरफ हो गया कैलेक्स, फिर अंदर हो गया कोरोला। अब क्योंकि इसका ज़्यादा काम नहीं, बस थोड़ा सा ही काम है। अगर आपसे पूछा जाए कि कैलेक्स का मेन फंक्शन क्या है, क्या इसका जो है मुख्य कार्य होता है, तो आपने गुलाब का फूल भी देखा है, आपने गुलाब की बड भी देखी है, दोनों बड और फ्लावर दोनों देखा है। तो अगर आप बड देखते हो तो बड के अंदर यानी कलिका के अंदर आपको जो कैलेक्स है वो या जो सेपल है, दल है, वो आपको बड़ा दिखाई देगा। और जैसे जैसे फ्लावर होगा तो आपको और चीज़ें ज़्यादा बड़ी दिखाई देंगी और कैलेक्स या जो सेपल है वो छोटा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब बड कंडीशन में या कलिका अवस्था में फ्लावर होता है तो ये इसका प्रोटेक्शन करता है, इसको बांध कर रखता है। तो ये हो गया, किसका फंक्शन हो गया, कैलेक्स या बाह्य दल पुंज का। फिर उसके बाद में दूसरा आता है अपने पास में दलपुंज या कोरोला। तो कोरोला में आप देखते हो तो कोरोला का
अगर पूरा प्लांट है उसका अट्रैक्टिव पार्ट फ्लावर है, तो फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा है? कोरोला या पेटल्स। तो इसमें भी है कि फूल की जो दल है या पेटल है उसके हिसाब से हम जो है फूल को पहचानते हैं। ना हम कैलेक्स से पहचानेंगे, ना हम कोई उसके और दूसरी चीज़ों से पहचानेंगे, हम उसे किससे पहचानते हैं? पेटल से। तो बहुत अट्रैक्टिव पार्ट है, प्लस जो पॉलिनेशन है इसमें अच्छी खुशबू आती है, इंसेक्ट इसके पास आते हैं। तो ये इसका जो है फंक्शन क्या हो गया? ये फंक्शन हो गया आपका कोरोला का या पेटल का। फिर तीसरी चीज आती है हमारे पास में जो अंदर की तरफ, वो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और उसे हम क्या बोलते हैं? अगर हम समूह का नाम लेंगे तब तो बोलेंगे पुमंग, एंड्रोसियम। ठीक है। और अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं स्टेमन या पुंकेसर। तो पूरे जो चक्र है, पूरा जो वर्ल्ड है, उसका तो हम क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम या पुमंग। और अगर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? स्टेमन या पुंकेसर। ठीक है। फिर उसके बाद में जब चौथा चक्र आएगा तो ये जो मेल और फीमेल वाले, इनको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, यानी जनन चक्र है ये। तो यहाँ पे अगर हम सबसे अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें फीमेल मिलता है। अब ये यहाँ पर अधिकतर जो है केवल एक ही होती है, तो यहाँ चक्र की या वर्ल्ड की बात नहीं है, इंडिविजुअल है, और इसे हम गाइनोसियम बोलते हैं। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल और नीचे फूला हुआ भाग होता है, वो क्या कहलाता है? ओवरी या अंडाशय। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था फ्लावर का। अपने को ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है, बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये इन तरह से दो उसमें चक्र में विभाजित है। एसेसरी है, फिर रिप्रोडक्टिव है। एसेसरी में अगर आप लेते हो तो अपने पास में क्या है? कैलेक्स है, कोरोला है, और रिप्रोडक्टिव में अगर हम लेते हैं तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो ये आपका हो गया फ्लावर की स्ट्रक्चर। और इसमें सबसे ज़्यादा जो डेफिनेशन है वो आपको ध्यान रखनी है कि ये मॉडिफाइड रूट शूट होता है। ठीक है। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसे 11th में आपने जो लोअर कैटेगरी वाले जो कैटेगरीज हैं उसमें पढ़ा है कि स्पोरोफिल। ठीक है। जैसे अगर एंजियोस्पर्म में अपन बात कर रहे हैं तो जिस पे बीज उग रहे हैं, यहाँ तो हमने फ्लावर नाम दे दिया, लेकिन वहाँ पर बीज तो उग रहे हैं, लेकिन लीफ के ऊपर जो है पूरा का पूरा, तो हम वहाँ पे क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। अगर मेल है तो माइक्रोस्पोरोफिल, अगर फीमेल है तो मेगास्पोरोफिल। लघु बीजाणुपर्ण या दीर्घ बीजाणुपर्ण। तो इस तरीके से अपन इसको यहाँ पर व्यवस्थित करते हैं। लेकिन अब अपन हाई कैटेगरी में आए तो ये सारी की सारी चीज एक फ्लावर में यहाँ पर आ गई है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें इस चैप्टर में दो चीज करनी है, एक तो मेल और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव। अब मेल में अगर हम लेते हैं तो हमें सबसे पहले जो स्टेमन है या पुंकेसर है उसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे देखनी है। अब यहाँ पे देखो चाहे दो तीन चीजें तो कंफ्यूज मत होना। पुंकेसर हिंदी का वर्ड है, इंग्लिश में हम इसको स्टेमन बोलते हैं। एक नाम इसका और है लघु बीजाणुधानी धर। अगर ये पूरा नाम आता है माइक्रोस्पोरेंजियोफोर, तो वो उसको आप क्या कर सकते हो? पुंकेसर या स्टेमन। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये बिल्कुल साइंटिफिक नेम है। अगर आपसे माइक्रोस्पोरेंजियोफोर कहा जाता है तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? पुंकेसर की बात कर रहे हैं। और इसमें ही माइक्रोस्पोरेंजिया 4 इसलिए लगाया है क्योंकि उसको रखने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे, और दूसरा अपन इसको लघु बीजाणुपर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना वाला नाम है जो कि जिम्नोस्पर्म वगैरह में मिलता है। अब यहाँ पे अगर एक पुंकेसर की स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे ऊपर जो है उसमें जिसमें कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंथर। उसके नीचे एक डंडी है, उस डंडी को या उसको वैसे भी स्टॉक जैसी स्ट्रक्चर तो अपन क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और जहाँ दोनों जुड़ रहे हैं उस जुड़ने वाली जगह को हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। तो सिंपल सी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सबसे ऊपर चौड़ी स्ट्रक्चर है वो तो है एंथर, नीचे पतली एक डंडी सी है वो क्या है? आपकी फिलामेंट है। अब यहाँ पे देखो अधिकतर जो प्लांट हैं उन प्लांट में
तो अब अगर अपन ऊपर वाला एंथर वाला पोर्शन देखें तो उस एंथर में अधिकतर जो फ्लावर्स हैं उनमें आपको 2 लोब्स मिलेंगी, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, बाई लोब्ड। लेकिन कुछ है जैसे चाइना रोज है, गुड़हल है, तो वहां पे आपको एक मिलेगी, तो उसे बोलते हैं मोनोलोब। अब एक लोब में, अगर एक लोब को आप देखो तो एक लोब में आपको 2 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्योंकि 2 लोब हैं तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो आपको कहाँ मिलेंगे, एंथर में, और इनकी जो संख्या है, इनकी जो नंबर है, वो नंबर किस पे डिपेंड करेगा, वो नंबर डिपेंड करेगा लोब पे। अगर 2 लोब हैं तो 4, और अगर एक ही लोब है तो 2 माइक्रोस्पोरेंजियम आपको यहाँ पे मिलेगी। और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स तो हो गया इंग्लिश वर्ड, हिंदी वर्ड हो गया परागकण। और अगर अपन साइंटिफिक नाम देखते हैं तो माइक्रोस्पोर्स, क्योंकि अधिकतर जो आप देखोगे तो वहाँ पे आपको जो फीमेल वाला है वो आपको साइज में बड़ा स्पोर मिलता है, इसलिए उसको मेगा स्पोर बोलते हैं, और उनकी संख्या कम होती है, जबकि माइक्रोस्पोर्स संख्या में ज़्यादा होते हैं, साइज में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। अब देखो कि ये जो माइक्रो स्पोरेंजिया है या ये जो पुंकेसर है ये किस तरीके से बनता है, तो यहाँ मैं आपको डायग्राम भी दिखा रही हूँ। तो इसमें देखो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि जहाँ पुंकेसर बनना है, जहाँ पर परागकोश बनना है, तो वहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं और विभाजन करके एक समूह बनाती हैं, और ये समूह में एक जैसी कोशिकाएं होती हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, समरूपी समूह या होमोजीनस मास। तो ये गांठ जैसी स्ट्रक्चर है वो बनती है, और उसके बाद में फिर ये थोड़ा सा विभाजित होना चालू हो जाती है। जो बाहर वाली कोशिकाएं वो तो बनाती हैं बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस, और अंदर वाली जो कोशिकाएं वो कोशिकाएं धीरे धीरे विभाजित होकर 4 हिस्से, क्योंकि चलो 4 की अपन बात कर रहे हैं, तो 4 यहाँ पे पोलन सेट बनाती हैं। 4 यहाँ पे आप ये मान लीजिए कक्ष बनाती हैं, और इन कक्ष के चारों तरफ भी जो है कुछ कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल। तो बाहर, क्योंकि अभी जब अपन स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे 4 वॉल आएंगी। तो सबसे पहले बाह्य त्वचा बन गई, फिर उसके बाद में हाइपोडर्मल बन गई, और ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स जो होती हैं इनमें आपको जो प्रोटोप्लास्ट है वो कैसा मिलेगा, बहुत ज़्यादा कंडेंस, बहुत ज़्यादा आपको गाढ़ा मिलेगा, जबकि अंदर की तरफ जो है वो आपको थोड़ा सा पतला मिलेगा। तो ये जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं या अदर कोशिकाएं, इनमें कोशिका द्रव्य गाढ़ा होता है, और धीरे धीरे फिर यही स्टार्ट करती हैं परागकण बनाना या पुंकेसर बनाना। तो इनको हम बोलते हैं प्रपसु कोशिकाएं या आर्कीस्पोरियल सेल। तो ये कभी कभी आ जाते हैं, बाकी इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आर्कीस्पोरियल सेल बनाते हैं, और ये जो इस प्रकार का, अभी तो आपके कोर्स में एक ही प्रकार का परागकोश का विकास है, तो ऐसा जो परिवर्धन है उसे हम बोलते हैं सुबीजाणुधानीय या यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो ये है, बाकी लैप्टो मिलता है अलग, तो वो अपने को नहीं करना, अभी तो आपके एक ही है यहाँ पे। और फिर इन्हीं से जो है विभाजन स्टार्ट होता है और नई नई कोशिकाएं यहाँ पर बनती हैं। अब ये कहलाता है स्पोरेंजियल इनिशियल, और ये जो है विभाजन करती हैं और विभाजन करके 2 कोशिकाएं बनाती हैं, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो प्राथमिक भित्तीय या प्राइमरी पैराइटल वॉल है, ये तो बनाएगी वॉल या भित्ति, और जो स्पोरोजिनस है वो बनाएंगी पराग कण। तो ये विभाजित हो गई, और इनकी विभाजन से 4 वॉल बनेंगी, 4 यहाँ पे परतें बनेंगी, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी केवल आपको ध्यान रखना है कि 2 कोशिकाएं हो गई यहाँ पे, प्राइमरी पैराइटल सेल जो वॉल बनाएगी, भित्ति बनाएगी, और प्राथमिक बीजाणु कोशिका जो स्पोरोजिनस टिश्यूज बनाएंगी, जो वो ही स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं या बीजाणुजन हैं, जिन्हें कि अपन क्या कहेंगे, लघु बीजाणु मात्र कोशिका।
यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये अर्धसूत्री या मियोसिस डिवीजन करके 4 माइक्रोस्पोर बनाएंगे। जब अपन लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे तब आपको यह होगा, अभी तो सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है। और इनके बाद में माइक्रोस्पोर बनेंगे और ये माइक्रोस्पोर मैच्योर होने के बाद में युग्मक में परिवर्तित होंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास में है वॉल ऑफ एंथर। अब अपने ये 2 तरह की कोशिकाएं हो गई। इन 2 तरह की कोशिकाओं में फिर अपने को सबसे पहले क्या लेना है, पोलन वॉल या परागकोश भित्ति। ये जो परागकोश भित्ति है इसमें भी 4 परतें होती हैं। सबसे बाहर की तरफ है एपिडर्मिस, या जिसे हम बोलते हैं बाह्य त्वचा, डायग्राम में आपको दिख रही है। और इसका केवल काम, कोशिकाएं आपको ऐसी दिखेंगी सिंपल सी, और इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन या सुरक्षा करना। उसके बाद में अंतेस्थिसियम, ये भी एक ही परत है लेकिन इसका कार्य बहुत है, क्योंकि ये जो कोशिकाएं, इन कोशिकाओं के अंदर अल्फा सेल्यूलोज जो पाया जाता है, या ये मान लीजिए कि उसकी पट्टियां पाई जाती हैं, और ये जो पट्टियां हैं इन्हीं पट्टियों के कारण जो स्फोटन होता है, जब परागकण बाहर निकलते हैं तो उसमें ये सहायक होती हैं। क्यों? क्योंकि ये आर्द्रता ग्राही होती हैं। ध्यान रखना, हाइग्रोस्कोपिक या आर्द्रता ग्राही, ताकि ये जल को अवशोषित करके फूल जाती हैं, इनका आकार बढ़ जाता है, और जो जहाँ से कि परागकण बाहर निकलने हैं वो एरिया वहाँ पे फ्री हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे होती है। फिर अगर आप यहाँ देख रहे हो इसके संरचना में, तो जहाँ पर ये दोनों धानियाँ जुड़ रही हैं वहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसे लिप सेल्स कहते हैं, ओष्ठ कोशिकाएं। और इसको वैसे इस जगह को हम क्या बोलेंगे, स्टोमियम। तो ये स्टोमियम है, ये स्टोमियम अलग हो जाता है जिसकी वजह से जो है यहाँ से परागकण बाहर निकल जाते हैं। फिर उसके बाद में मध्य परतें या मिडिल लेयर आती है। ये 3-4 लेयर हैं यहाँ पर, और इनका भी जो है ये मान के चलो ये माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन भी देती है, साथ साथ ही जो स्फोटन या डेhiscence है उसमें भी ये हेल्प करती हैं। उसके बाद में जो सबसे अंदर की तरफ आती है वो होती है टैपिटम। बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों, कार्य के हिसाब से भी और आपके एग्जाम के हिसाब से भी। ये जो टेपिटम है ये सबसे अंदर वाली परत है, और ये जो परत है इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, इसमें हालांकि बहुगुणित भी हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले कोशिका बड़ी होती है, केंद्रक बड़ा होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये केंद्रक विभाजित हो जाता है और एक ही कोशिका में एक से ज़्यादा केंद्रक यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात। फिर उसके बाद में ये पोषण देती है, यानी न्यूट्रिशन देती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। फिर उसके बाद में कुछ और चीज़ें हैं जिसको अपन अभी थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, अभी केवल आपको ये देखना है। फिर अगर संरचना या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो ये 2 तरीके की होती हैं। एक तो होती है अमीबी या पेरीप्लाज्मोडियम, यानी कि ये जो कोशिका है, ये कोशिका अपने समूह में इकट्ठी होकर टूट जाती है परत से या अलग हो जाती है परत से, और जो माइक्रोस्पोर या परागकण बन रहे हैं उन परागकण के पास में जाके न्यूट्रिशन देती है। तो ऐसे को हम बोलते हैं अमीबी। अमीबी मतलब कि संरचना इसकी कुछ भी हो सकती है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। और ऐसी जो संरचना, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एक तो है ट्रेडेंकिंसिया और एक है टाइफा। टाइफा होता है सिंगाड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे है। फिर उसके बाद में दूसरी स्त्रावी या ग्रंथिल, तो ये क्या करती है, अपनी जगह पे ही रह के केमिकल्स को रिलीज करती हैं, और वो केमिकल जो माइक्रोस्पोर हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं उनके पास जाके उनको न्यूट्रिशन देती हैं। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी या ग्लैंडुलर टैपिटम। तो ये दूसरी तरीके के हो गए। फिर उसके बाद में देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, इन पोलन ग्रेन्स के चारों तरफ एक बहुत ज़्यादा कठोर आवरण पाया जाता है जिसको कि कोई भी केमिकल अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, और उस केमिकल को हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। और ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये इन्हीं टैपिटम की वजह से इसमें स्पेशल टाइप के ग्रेन्यूल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रोब्यूस बॉडीज, और ये मिलके जो है स्पोरोपोलेनिन का निर्माण करते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इसी के कारण पूरा प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन
पोलन ग्रेन्स कभी भी डिस्ट्रॉय, जैसे अपन है तो अपने में दांत सबसे लास्ट में डिस्ट्रॉय होते हैं या डीजनरेट होते हैं, उसी तरह से प्लांट है तो उसमें पोलन ग्रेन है वो सबसे लास्ट में जाके डिस्ट्रॉय होता है। तो आज आपको इतना ही मैं करा रही हूँ, बाकी अपन आगे करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।